एक मेरा प्रश्न यहाँ पर और है आपसे, ठीक है। प्रश्न है कि इंटरव्यू पैनल में जब आप इंटरव्यू देने गए, ठीक है, वहां पर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या प्रश्न आपसे पूछे गए? कैसा एक्सपीरियंस रहा? बुरा, खराब, मजा आया? ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, एक बार एक्सपीरियंस भी आप शेयर करिए। देखिए, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि इंटरव्यू जाने से पहले क्या माइंडसेट था मेरा। देखिए, मैं एकदम बहुत ही जबरदस्त लेवल का खुश था कि मुझे लग रहा था कि मैं बन गया एसडीएम या डीएसपी की। मेरे लिए वही सबसे बड़ी उपलब्धि थी, पहला प्रयास होने की वजह से। और घर का भी रिएक्शन यह था कि ठीक सिलेक्शन हो या ना हो, मेरे लिए तुम सेलेक्ट हो गए। इंटरव्यू मैंने अपनी लाइफ में 4 लोगों को, अपनी लाइफ में इतने जो विद्वान लोग हैं उनको मैंने अपनी लाइफ में एक साथ देखा तक नहीं था। मेरा ये बैकग्राउंड है। तो अब आपको ही पता होगी, आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस का मेंस क्वालिफाई करने के बाद पहले अटेम्प्ट में अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट थी, मेरे हिसाब से थी। हो सकता है थी या नहीं थी, पता नहीं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसलिए मैं खुश था, प्रेशर में बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा है कि अब जो करना है एकदम प्रेशर में बिल्कुल नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि आप पहले अटेम्प्ट में आए हैं यहाँ पर। तो जैसे ही मैं संयोग से कि मेरा जो इंटरव्यू था वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल से हट के था। उन्होंने वही है क्वेश्चन जो मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे। पैनल में कौन? श्रीवास्तव सर का पैनल था। तो और सबसे एक 2-3 चीज़ मेरे साथ यूनिक हुई कि मैं पूरे इंटरव्यू का जो मेरा दिन था, शेड्यूल था, मैं लास्ट कैंडिडेट था। सोचे 3 घंटे में लगातार वेट कर रहा था, हालत वो खराब हो गई थी। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे पहली बार वहाँ पे हुई। मैं बार बार वहाँ समय देखना। और मैं हुआ कि पहले आपको प्रोसीजर बता देता हूँ होता क्या है वहाँ पर। आप पहले डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अंदर जाएंगे। अंदर जाते ही आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। एक बड़े से हॉल में आपको बिठाया जाता है और उस हॉल में करीब 7 रो होती हैं। 7 रो के सामने आरओ बैठते हैं। हर रो के सामने एक आरओ बैठता है, एक आरओ एक ए आरओ बैठता है, यानी उसका सहयोगी बैठता है। हर आरओ और ए आरओ की जिम्मेदारी होती है कि अपने सामने वाले रो के कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स को ठीक से चेक कर लेना, सत्यापित कर देना, ताकि वो इंटरव्यू देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। वहाँ पर वो लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, समय दे देते हैं। वो वहाँ पर प्रोविजनल लिख देंगे और आपको समय देते हैं, बट आपको इंटरव्यू देने से किसी भी हालत में नहीं रोका जाएगा, भले ही आप खाली हाथ ही क्यों ना गए हों। ये इतना कोऑपरेटिव होते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए। एक यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अच्छी घटना हो गई कि जैसे ही मैं अपने आरओ के सामने गया चेक कराने के लिए, तो वो उन्होंने कॉन्फिडेंस, एकदम ज़बरदस्त लेवल का मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। वो अपने बगल वाले ए आर ओ से पूछ रहे हैं कि अगर ये शिवांग का इस बार एसडीएम हो जाता है तो ये कितने साल जॉब करेगा। एसडीएम अगर 22 साल की उम्र में अगर कोई एसडीएम बन जाता है, 22 साल वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो देख रहे थे कि इसने जब फॉर्म फिल किया तब इसकी एज क्या थी। तो मैंने जनवरी 2021 में फॉर्म फिल किया था, तो डेट ऑफ बर्थ मेरी दिसंबर 98 थी, तो इस हिसाब से वो 21-22 सोच रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अगर ये एसडीएम बन जाते हैं या डीएसपी बन जाते हैं तो ये कहाँ तक जाएंगे, इस बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल खुश हो रहा था कि ये तो मुझे अभी से एसडीएम और डीएसपी बना दे रहे हैं। और मुझे ये भी बोल रहे थे कि यार आप तो बहुत लकी हैं, कैसे तैयारी कर ली इतने, कि हम तो नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी एक्चुअल में यूपीएससी की तैयारी तो किए होते हैं कि तभी वो आरओ बनते हैं। तो कम उम्र में कैसे आ गए और पिताजी क्या करते हैं, सब बहुत ही इनफॉर्मल से क्वेश्चन पूछ के मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा कर दिया था कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, आप लिख के ले लीजिए। इस तरह जैसे लग रहा था कि वही इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो ऐसा मुझे फील करा रहे थे। तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया। वहाँ से हॉल से निकल के फिर आपको एक छोटे से रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पर फिर से आपको डॉक्यूमेंट रीचेक होते हैं कि क्या जो आरओ ने चेक किया है वो कोई कमी तो नहीं रह गई है। वहाँ पर फाइनल एक मुहर लगती है आपके डॉक्यूमेंट्स में कि अब आप पूरी तरह से रेडी हैं। जब आपको मुहर लगाते हैं वो लोग, तब आपको एक स्लिप मिलती है। यहाँ से आपकी पहचान उसी स्लिप से की जाती है। यहाँ से आप बिल्कुल शिवांग सिंह कौन है कोई मतलब नहीं। अब आप जो है, जैसे कि आर्मी में डिफेंस में होता है चेस्ट नंबर, इसी तरह वहाँ पर आपका एक नंबर, इंटरव्यू नंबर क्या है। तो मेरा शायद 243 से कुछ नंबर था, रैंडम कोई नंबर दे दिया जाता है। तो मेरा 200 की लाइन में कोई नंबर था, 247 था मेरा नंबर, याद आ गया, 247 था। तो इसी तरह सबको एक एक नंबर अलॉट करके सबको फिर से एक इंटरव्यू से ठीक पहले वाले रूम में बिठाया जाता है। वहाँ का एनवायरनमेंट ये होता है, वहाँ पर एक हल्का सा म्यूजिक चल रहा होता है, शास्त्रीय संगीत जैसा। और वहाँ पर जब संगीत बंद हो रहा था तब न्यूज़ चैनल चल रहा होता था। वहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर के फ्री की चाय और बिस्किट्स खाए। तो चाय और बिस्किट्स आप कितने भी खा सकते थे और चाय बार बार पी सकते थे। तो वही है, जो लोग प्रेशर में थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, आज आपस में बातचीत कर रहे थे, कुछ लोग बार बार चाय पी रहे थे या बिस्किट्स खा रहे थे। फिर वहीं पर पास में एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था जिसमें लोग जाकर अपने ड्रेसिंग देख रहे थे, ड्रेस वेस ठीक है। तो मैं जब ये हुआ कि मैं वेट करते करते थक गया, 1 गया 2 गया, पूरा रूम खाली, मैं सिर्फ 4 लोग बचे हुए हैं, तब लग रहा कि इतना लेट क्यों।
तो मैं ये बार बार मिरर के सामने जाके चेक कर रहा था कि कहीं मैं प्रेशर में तो नहीं लग रहा हूँ, थकान सी तो नहीं आ रही, क्योंकि भूख तो लगी हुई थी, सिर्फ चाय पी। हाँ, डॉक्यूमेंट चेक करने में 3-4 घंटे। सोचे कि मैंने 8 बजे या 9 बजे मैंने एंट्री ले ली थी और मेरा नंबर आया था 4 बजे के आसपास। तो बैठे बैठे लगातार भूख भी लग रही थी और चेहरे पर थकान सी दिखने लगी थी। मैं बार बार फेस वॉश कर रहा था ताकि मैं प्रेशर में ना लगूँ वहाँ पे जाके। फिर यही हुआ कि लास्ट में मेरा नंबर आया। मैं लास्ट कैंडिडेट था उस अपने सीज़न का, या अपने कह सकते हैं अपने टर्म का, डे का अपना लास्ट स्टूडेंट था। मैं गया अंदर। एंट्री मेरी बहुत वैसी थी, डरावनी वाली। नॉर्मली क्या होता है कि आप जब एंट्री करेंगे, जो मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे ऑफलाइन, कि आप एंट्री करेंगे तो आप जब ग्रीट करेंगे, यानी कि आप गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी करेंगे, तो उसका रिप्लाई आएगा। रिप्लाई नहीं आया। गेट खोला, मैंने बताया कि गुड आफ्टरनून सर, ऐसा मैंने बोला, कोई रिप्लाई नहीं आया। 4 के 4 लोग नीचे कुछ देख रहे थे। फिर मैंने दोबारा बोला गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, कोई रिप्लाई नहीं। अंदर आया, मैं चेयर के बगल में खड़ा हो गया। तो मैं बोला कि फॉर्मेलिटी नहीं, बैठ जाओ ऐसा करके जो चेयर पर्सन थे उन्होंने बोला। तब एकदम मेरा डर गया कि ये क्या, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, क्योंकि पहला था इंटरव्यू। इस तरह का माहौल किसी ने डराया भी नहीं था कभी मॉक इंटरव्यू में। मॉक इंटरव्यू मैंने कई कोचिंगों में दिया आराम से कि हाँ आप बैठिए, थोड़ा तारीफ करते थे, इतना पहले कैसे, बहुत अच्छे यंग आप हैं, ऐसा करके। उन्होंने तो बिल्कुल ही हालत ही ख़राब कर दी कि आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं मेरे मैंने जो शब्द बोले थे कुछ। उसके बाद फिर वो चेयर पे बैठने के लिए भी ऑफर नहीं कर रहे हैं, और वो इस तरह से बोल रहे हैं कि ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं, स्लिप दीजिए और बैठ जाइए, ऐसा करके। बैठ गया मैं। तो फिर चेयरपर्सन का पहला क्वेश्चन ये था कि आपको ऑप्शनल से शुरू हुआ। मेरा जो क्वेश्चन इंटरव्यू ज़्यादातर राउंड हुआ वो ऑप्शनल पे ही था, हिस्ट्री पे, कि आप चारों खंडों में से कौन सा आपका ऑप्शनल फेवरेट पार्ट है हिस्ट्री ऑप्शनल में। तो मैंने एंशिएंट बोला। कारण उसका ये था एंशिएंट बोलने का, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन मैंने जहाँ से किया वहाँ पर हिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट नहीं था, वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री था। तो मुझे मजबूरी में एंशिएंट हिस्ट्री से ग्रेजुएशन करना पड़ा। CSJMU में 2 तरह की होती हैं, एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक हिस्ट्री में रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है, और एंशिएंट हिस्ट्री में केवल एंशिएंट हिस्ट्री होती है। तो मेरी मजबूरी थी एंशिएंट हिस्ट्री बोलना कि सर ये मेरा वो है। तो उन्होंने फिर क्वेश्चन उस पर शुरू किया। पहला क्वेश्चन ये था कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री बोला, बट उन्होंने क्वेश्चन किया मिडिवल हिस्ट्री से कि ये बताइए कि मुगल शासक जो थे इतने बड़े बड़े भवन क्यों बनाते थे, स्थापत्य जो आजकल आप लोग देख रहे हैं, ताजमहल से लेकर सब कुछ, ये क्यों इतना आर्किटेक्चर बनाते थे, इतना पैसा इसमें क्यों वेस्ट करते थे। इसका मैंने जवाब दिया कि सर 2-3 कारण थे। पहला अपने राजत्व को गरिमा में दिखाना, दूसरा अपने प्रभाव को जनसाधारण तक दिखाना, तीसरा अपनी धार्मिक आवश्यकताएं। फिर उन्होंने अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर अशोक भी बहुत पावरफुल था, अशोक के पास भी मुगल की तरह ही साम्राज्य था, बट उसने इतने बड़े बड़े स्थापत्य नहीं बनवाए दिखाने के लिए। अगर आप कह रहे हैं कि राजत्व को गरिमा में पूर्ण बनाने के लिए, उसने बल्कि अपनी जनता तक प्रभाव दिखाने के लिए, अपने राजत्व को दिखाने के लिए धम्म पर बल दिया। ऐसा क्यों, धम्म के रीज़न बताइए। तो मैंने बताया 3-4 रीज़न। धार्मिकरण ये था, बहुत सारे पंथ थे, तो एक यूनिफॉर्म एक धम्म इन्होंने निकाल दिया। मैंने बोला कि सर दूसरा कारण राजनीतिक था कि इतनी बड़ी जनता को तलवार के बल पर शासित करने के बजाय धम्म के द्वारा शासित किया जाए, तो कंफर्टेबल दिखे। तीसरा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा, मोस्ट अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, वो रिपीटेड भी था उस आयोग के द्वारा, उस पर्टिकुलर बोर्ड के द्वारा, क्योंकि मैंने पहली बार जो ट्रांसक्रिप्ट आती है ना बाहर, आपने ही डाली थी उसमें ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, जब आपने ट्रांसक्रिप्ट शेयर की थी तो उसमें श्रीवास्तव सर के बोर्ड के द्वारा पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेप एंड डिजिटल रेप। ये क्वेश्चन पहले से ही मेरे पास था, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैम भी बैठी थी जस्ट बगल में, तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ कि मैंने कहा सर जो अनकन्वेंशनल तरीके से रेप हो उसको रेप बोलते हैं, उसको डिजिटल रेप बोलते हैं। बोले कि बेटा रेप इटसेल्फ अनकन्वेंशनल वे है, तो आप ये कैसे बोल रहे हैं। फिर मैंने कहा सर डिटेल में, हाँ बिल्कुल डिटेल में बताइए। मैम की तरफ देखा, मैंने बोला एकदम आराम से पूरा बताइए। तो मैंने पूरा डिफाइन किया उसको, तो इससे वो थोड़ा खुश दिखे। करंट अफेयर्स का भी टॉपिक था, हाँ करंट अफेयर का ही टॉपिक था। फिर उन्होंने मैम को बोला, मैम ने सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे, और शायद मेरे जो मार्क्स है 60 से, उसका मुख्य कारण ये था कि मैंने मैम को जो आंसर किया, क्योंकि मैम के जो क्वेश्चन थे वो सिचुएशन बेस्ड थे। उन्होंने पूछा कि शिवांग तो नाम नहीं जानती थी क्योंकि नाम वहाँ जाता ही नहीं था। हाँ, उन्होंने ये पूछा कि आप एक सिचुएशन ऐसे एज्यूम कीजिए, आप एक ऑफिस के बॉस हैं, मैं ये नहीं प्रकट कर सकती कि वो ऑफिस गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट, आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। एक ऑफिस के बॉस हैं, आपके अंडर एक कनिष्ठ महिला अधिकारी है, आपको ये बहुत ही पक्की सूचना मिलती है, और मैं आपको एश्योर कर रही हूँ कि सूचना बहुत पक्की है, आप बिल्कुल पक्की उसको मानिए, कि उस कनिष्ठ महिला कर्मचारी को
कि को किसी जो सहकर्मी, पुरुष सहकर्मी के द्वारा कुछ छेड़छाड़ की जाती है, बट वो महिला आर्थिक रूप से कमजोर है और इतना वो बोल्ड भी नहीं है कि वो आके शिकायत कर सके थाने में या फिर आपको, तो बट आपको सूचना मिली है, तो आप क्या करेंगे? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे या फिर कुछ एक्शन लेंगे? मैंने कहा मैम बिल्कुल मैं लूंगा एक्शन। तो आप क्या लेंगे एक्शन? तो मैंने कहा मैम सबसे पहला डिसीजन मेरा ये होगा कि मैं उन मैम को बुलाऊंगा अपने ऑफिस में, उनको बिल्कुल सहज वातावरण फील करवाने की कोशिश करूंगा ताकि वो मेरे से शेयर कर सकें जो उनके साथ हुआ है। मैं उनको ये भी बताऊंगा कि मैम अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगी तो फिर ऐसे मैं एक्शन नहीं ले सकता, ना ही पुलिस एक्शन ले पाएगी। मैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करूंगा कि आप यहाँ पर भी कंप्लेन कीजिए और फिर थाने में भी कीजिए, दोनों जगह से कार्रवाई होगी और वो बिल्कुल उनको फल मिलेगा, उसका आपको न्याय भी मिलेगा। तो उन्होंने, मैम ने काउंटर किया। मैम ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो आपके पास आ गई हैं और आपसे खुले शब्दों में बोल रही हैं कि सर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं बिल्कुल सेफ फील कर रही हूँ और उस लड़के ने या उस जो पुरुष 2-3 कर्मचारी हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है ऐसा छेड़खानी जैसा। तो लेकिन आपको पता है कि ये मैडम जो है झूठ बोल रही हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनकी फाइनेंशियल, इस वजह से। फिर आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैम फिर मैं उनकी जो महिला सहकर्मी है उनसे मैं कोशिश करूंगा कि आप अपने दोस्त को प्रमोट कीजिए, वरना अदरवाइज मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। तो उन्होंने फिर काउंटर कर दिया, नहीं नहीं आपके कार्यालय में 100 लोग हैं, उसमें 99 पुरुष हैं, सिर्फ अकेली महिला है, अब आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैम फिर मैं जिस समय की घटना है, मैं घटना का समय पता करने की कोशिश करूंगा कि मेरे पास कंप्लेन किस समय आई थी, उस समय के अराउंड में अपने ऑफिस के सारे CCTV कैमरे चेक कराऊंगा, उसमें प्रूफ होगा जरूर। ने बोला नहीं नहीं आपके घर में, आपके ऑफिस में चोरी हुई थी, चोर जो है तार काट के चले गए थे, आप CCTV भी नहीं देख पा रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? मैं कहा मैम फिर मैं ये करूंगा लास्ट में कि मैं जिनके खिलाफ कंप्लेन है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि कंप्लेन पक्की है, तो उन पुरुष कर्मचारियों को मैं बुलाऊंगा। जैसे मैं बुलाऊंगा, मैं अपनी चोरी से मैं अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके रख दूंगा अपने टेबल पे, और मैं उनको बुलाऊंगा और मैं उनको ये महसूस करवाऊंगा कि अभी भी महिला आई थी, उसने कंप्लेन किया है और आप पकड़ गए हैं, तो आपको, मैं उनको डांटूंगा, ताकि वो इस तरह से मैं डांटूंगा कि वो एक्सेप्ट कर लें, इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लें कि हाँ वो डर के मारे एक्सेप्ट कर ले और मेरे पास ये रिकॉर्ड भी रहेगा। तब मैम यहाँ पर संतुष्ट हुई, बोले ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन फिर ट्रिकी था। मैंने पूछा कि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो एक आंसर ये दीजिए कि अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप किस कालखंड में जाना पसंद करेंगे? तो मैंने कहा मैम मैं हड़प्पा में जाना पसंद करूंगा। बोले अच्छा, वहाँ पर जब कुछ लोग पढ़ना लिखना भी खास तौर पे नहीं जानते थे, इतने सभ्य भी नहीं थे, आप वहाँ इतनी पुरानी जगह जाएंगे, इतने पुराने कालखंड में जाएंगे? मैंने कहा यस मैम। उन्होंने कहा कि अपने तर्कों के साथ अपने उत्तर को एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों आप हड़प्पा में जाएंगे टाइम मशीन के द्वारा। मैंने कहा मैम 2 कारण हैं। पहले कि मैं एक इतिहास का स्टूडेंट हूँ और हड़प्पा, मुझे लगता है कि हड़प्पा सभ्यता एक्चुअल में जो थी ना, उसका हम 50% भी नहीं जान पाए हैं और उसकी लिपि भी पढ़ी नहीं गई है। तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, उस कल्चर के बारे में अच्छे से स्टडी करूँगा, उसकी लिपि को पढ़ूंगा, वापस फिर मैं जब अपने करंट फेज में आऊँगा तो मैं एक अच्छी सी किताब लिख दूंगा, जिसका परिणाम ये होगा कि भारत का भी गौरव बढ़ेगा और मेरा भी गौरव बढ़ेगा, और लिपि भी पढ़ ली जाएगी हड़प्पा के बारे में कि एक्चुअल में हड़प्पा ये था, जो अनसुलझी जो पहेलियाँ हैं वो भी उजागर हो जाएंगी। फिर यहाँ पर भी वो खुश दिखी इस आंसर से। एक क्वेश्चन जो मैम का मुझे असहज महसूस किया वो था, उन्होंने बोला कि आप टीवी देखते हैं? मैंने कहा मैम नहीं, इस समय तो तैयारी की वजह से नहीं देख पा रहा हूँ, बट यूट्यूब तो देखते होंगे। मैंने कहा यस मैम। उन्होंने कहा कि एक ऐसे ऐड को एक्सप्लेन कीजिए आजकल जो न्यूज़ में हो या फिर आजकल चल रहा हो, जिसमें महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही हो या वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज हो। तो मैं एकदम नहीं क्लिक हो रहा था क्या है। तो मैंने कहा मैम प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सुकन्या समृद्धि योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जितनी भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, उसमें सब में यही मैसेज आता है। उन्होंने बोला नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आप कोई कॉमर्शियल ऐड बताइए। मुझे नहीं याद आया सीरियसली। मैंने कहा सॉरी मैम, मुझे कोई ऐड नहीं याद आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं है, अब मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ, आजकल एक प्रेशर कुकर का ऐड आता है, उसमें पुरुष जो है, पति जो है खाना बना रहा है, महिला आराम से बैठी है पत्नी, तो वो एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैम ने मुझे डांटा भी। उन्होंने कहा सॉरी मैम याद नहीं कर पाया। बोले कुछ ध्यान दोगे तब तो याद करोगे, ऐसा उन्होंने ताना मारते हुए बोला। कुछ ध्यान तो देते नहीं हो, सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे। मैंने कहा सॉरी मैम। फिर उन्होंने दूसरे जो इंटरव्यूअर थे उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया। अगले इंटरव्यू ने मुझे पूछा कि कॉमनवेल्थ, कि ये कॉमनवेल्थ क्यों गुलामी को याद नहीं दिलाता। ये भी एक तरह से आउट क्वेश्चन ही था, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे उस समय।
तो मैंने बोला नहीं सर, उसको मैंने कुछ तर्क दिए कि भारत की कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि भारत ने स्वेच्छा से उसको ज्वाइन किया है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं फिर भी मुझे लगता है हट जाना चाहिए भारत को। मैंने बोला नहीं सर, नहीं हटना चाहिए, उसके ये कारण, एक प्रेशर ग्रुप है ये, इसके ये फ़ायदे हैं। फिर बोला चलो ठीक है अच्छा, नहीं मान रहे हो, बट ये बताओ अगर कॉमनवेल्थ से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, संगठन से, मुझे कॉमनवेल्थ नाम से प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको मौका देता हूँ कि आज आप कॉमनवेल्थ को का नाम बदल कर क्या रखेंगे, तो मैंने कहा सर प्रोग्रेसिव कंट्रीज़। तो बोले ये ठीक है। तो यहाँ पर वो बहुत सारे लोग सहमत हुए और खुश दिखाई दिए कि मैंने जो रैंडमली नाम उनको प्रपोज किया था। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि भारत की एजुकेशन में, हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में इंडियन के एजुकेशन में गोल्डन एज कौन सा था, तो मैंने गुप्ता एज बताया था। एक्सप्लेन मैंने किया क्यों। एक क्वेश्चन में यहाँ पे फंसा था कि उन्होंने बोला तक्षशिला कहाँ पर है, मैं भूल गया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। मैंने कहा सर पाकिस्तान या अफगानिस्तान। यहाँ पर जब मैं आंसर कर रहा था, जब मैंने पाकिस्तान या अफगानिस्तान बोला, तो जब मैं अपने पाकिस्तान बोला तो मेरे जो मैम थी पीछे साइड, मैं ऐसे देख रहा था, तो मैम इधर साइड थी, उन्होंने पाकिस्तान के समय ऐसे किया, अफगानिस्तान के समय ऐसे किया। तो मैंने कहा चलो रिस्क ले ही लेते हैं, मैम के अकॉर्डिंग बोल देते हैं। कहा सर सॉरी सर, वही याद आ गया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, पाकिस्तान सही है। बोले अच्छा ठीक है, पाकिस्तान सही है। तो फिर 3 क्वेश्चन उन्होंने बैक टू बैक पूछे, ऑप्शनल के ही, जो मुझे नहीं याद आए। पहला ये था कि ऋग्वेद कब लिखा गया, एग्जैक्ट कालखंड बताओ। मैंने कहा सर काफ़ी लंबे समय में लिखा गया, उसके समय समय पर संकलन होता रहा। हाँ चेंज कर। फिर भी उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताओ, तो मैं भूल गया था, ये मैंने नहीं बताया, मैंने सॉरी बोला। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हाँ, सभी प्रजा मेरी संतान के समान है, अशोक का ये कथन किस अभिलेख संख्या में है, अभिलेख की संख्या बताओ। तो मैं भूल गया, शायद ये धौली अतिरिक्त या फिर धौली के अभिलेख में है, ये मैं भूला। एक और मैंने क्वेश्चन मैं भूला था। इसी तरह 3-4 क्वेश्चन थे, मैं भूल गया। उसके बाद फिर से चेयरपर्सन की तरफ इशारा हुआ कि जब चेयरपर्सन सर खुद पूछेंगे। उन्होंने जाते जाते 2 क्वेश्चंस पूछे थे कि हाँ, फिर उन्होंने पूछा कि आपको पता है आपकी उम्र क्या है। मैं बताया सर ये डेट ऑफ बर्थ है। फिर उन्होंने बोला कि आपने ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट किया, इसका मतलब आपका ये पहला अटेम्प्ट होगा। मैंने कहा यस सर। तो इन्होंने बोला कि इतनी जल्दी आप यहाँ पर मेरे पास तक आ गए हैं पहले अटेम्प्ट में, तो कौन सी कोचिंग आपने की। कहा सर मैंने कोई कोचिंग नहीं की। झूठ तो मत बोलो। तो बोले इनडायरेक्टली कभी कोई कोचिंग तो रही होगी। मैंने कहा हाँ सर, कोविड चल रहा था, तो इस वजह से मैंने दृष्टि का ऑनलाइन मैंने टेस्ट सीरीज वहाँ पर लेके मैं किया था, अपने गृह जनपद में रहकर ही। तो बोले दृष्टि वही जो मेरे पीछे ठीक अभी एक यहाँ भी इसकी ब्रांच खुली है। मैंने कहा हाँ सर। बोले कहाँ खुली, यहाँ पीछे इलाहाबाद में। मैंने कहा सॉरी सर, लोकेशन मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है शायद वो मुझसे दिल्ली या इलाहाबाद निकलवाते, फिर दिल्ली इलाहाबाद के बारे में क्वेश्चन पूछते। मैंने कहा सर ना ही मैं दिल्ली गया हूँ, ना ही मैं इलाहाबाद। ये मैंने झूठ बोला, मुझे क्योंकि दिल्ली में क्वेश्चन के आंसर नहीं देने थे, मैंने तैयार भी नहीं किया था दिल्ली के बारे में। मैंने बिल्कुल झूठ बोला यहाँ पर कि मैं ना तो दिल्ली गया कभी, ना तो मैं इलाहाबाद गया, मैंने कोई कोचिंग भी नहीं की, मैंने सेल्फ स्टडी की। और मैंने सिर्फ जो वही है टेस्ट सीरीज़ के लिए, खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वहाँ पर मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। फिर उन्होंने बोला अच्छा दृष्टि तो बड़ी अच्छी कोचिंग है। कहा सर अच्छी कोचिंग है। फिर कोचिंग से हट करके एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा जाते वक्त, वो शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप क्या फ़र्क कर रहे हैं, प्रीफर क्या करते हैं, दोनों की स्टडी में क्या क्वालिटी में क्या फ़र्क है, ऑनलाइन के क्या फ़ायदे हैं, ऑफलाइन के क्या फ़ायदे हैं दोनों के। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको डीएसपी बना दिया जाता है तो आपके पहले स्टेप क्या होंगे, ऐसा करके। तो इसका मैंने जवाब दिया था। फिर उन्होंने जाने के लिए बोला। एक चीज़ मैंने और नोटिस की कि जब मैं जा रहा था वापस, तो लोग वो अपना काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो मुझे जाते हुए बहुत ध्यान से देख भी रहे थे। क्योंकि जब मैं बाहर निकला तो आप गेट खोलेंगे, बाहर निकलेंगे, बट जब आप गेट बंद करेंगे तो आप देखेंगे ना अंदर गेट बंद करते वक्त, तो मैंने देखा कि तीनों लोग बहुत ही घूर के देख रहे। मैंने जल्दी से गेट बंद किया, चुका है कि आप गड़बड़ कहीं कुछ होना जाते थे। ये मेरी पूरी इंटरव्यू जर्नी ये थी।